नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 69th बीपीएससी मेंस में पूछा गया एक ऐसे। मित्रों, अभी तक हमने जितने भी ऐसे किए थे वो फिलॉसफी पे ऐसे हमने ज़्यादा किए थे, खासकर जो बिहार स्पेशल सेक्शन 3 में आता है उसमें फ़िलॉसफी पे ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन ये वाला जो ऐसे है वो फ़िलॉसफी पे नहीं है, ये ज्ञान के ऊपर है। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, स्पेशली साइंस एंड टेक सेक्टर का। मैंने आपको बताया था ना कि आफ्टर 68 काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं बीपीएससी में। जो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नॉट इन मेंस बट इन प्रीलिम्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे जो ये ऐसे पूछा गया है इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि ये ऐसे कुछ इसी तरीके का है। आपको अगर ज्ञान नहीं होगा, आपने कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो ये ऐसे आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ मिस्टेक्स भी आप कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। इसका जो टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। हिंदी में है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायक है। यहाँ पे सबसे पहली गलती आप ये कर सकते हैं कि यूनिवर्स को आप वर्ल्ड समझ सकते हैं। आप दुनिया में जो साइंस का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप लिखना चालू कर देंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को प्रोग्रेस करने में सहायक है, किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ को आसान करने में और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में। और भी जैसे मेडिसिन का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ज्ञान जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ तक अपना ऐसे जो है वो स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपने कुछ भी लिख दिया पेज भर के आगे, जस्ट बिकॉज कि एक सिली सा मिस्टेक कर दिया कि आपने यूनिवर्स को वर्ल्ड समझ लिया, तो वहाँ पे आपका ऐसे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो आइए इस ऐसे को करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने के लिए। पहली चीज़ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही क्यों, क्योंकि एक ज़माना था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बहुत जो फिलोसोफर्स हुए एंशियंट, वो भी तो इसके रहस्यों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का, प्लेटो का, केपलर का, हमारे आर्यभट्ट थे, या भी अदर साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे पूरी दुनिया में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित तो हुआ नहीं था, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस ऐसे में दिया गया है। मित्रों, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की। दोस्तों, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें भी बहुत सारी मिस्ट्री दिखाई देती है। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा अगर आसमान की तरफ देखता है तो आप उसको बताते हैं कि ये चंदा मामा है, ये तारे हैं, ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि है, ये सूरज चाचू है। तो इस तरीके से आप एड्रेस करते हैं तो वो भी मान लेता है। अब ये मान इसलिए लेता है क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है इन चीज़ों को जानने के लिए, तो वो उससे कनेक्ट कर पाता है। तो आप सोचिए, जब आप बड़े होते हैं तो चंदा मामा तो नहीं रह गए या फिर सूरज चाचू तो नहीं रह गए, आप तो और भी बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने की जो इच्छा है, ये साइंस को जन्म देती है। तो जो हमारा फाउंडेशन बनाता है वो क्या है? क्यूरियोसिटी। तो साइंस का जन्म कहाँ से होता है? क्यूरियोसिटी से होता है। तो एक तो लेमैन की भाषा में आप समझेंगे कि हम तो आसमान को जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें बहुत सारी मिस्ट्री दिखाई देती है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को ना समझ पाएँ टेक्निकली, लेकिन एक साइंटिस्ट या फिर जो पढ़ा लिखा, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो डार्क मैटर के बारे में जानते हैं, डार्क एनर्जी के बारे में जानते हैं, आप इवेंट होराइजन के बारे में जानते हैं, सिंगुलैरिटी के बारे में जानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। मे बी आपको उतनी ज़्यादा समझ अभी फ़िलहाल ना हो, लेकिन आपने इतना तो सुना ही होगा। सोलर फ्लेयर के बारे में आपने जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाल फिलहाल में डिस्कवर हुई हैं और एक मिस्ट्री है जिसके बारे में रिसर्च अभी किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं साइंस को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस किसे कहते हैं, तो बड़ा जनरल सा सवाल होगा कि जो चीज़ें हमारे आसपास नेचुरली हो रही हैं या जो चीज़ होती है उनका जवाब ढूंढने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस यही होता है ना कि जो आपको लगता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है, कैसे हो रही हैं, तो उसको जानने के लिए साइंस चाहिए आपको। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, साइंस के बाद आता है टेक्नोलॉजी। तो फॉर एग्जांपल कि साइंस ने एक्सप्लेन तो कर दिया कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली रूप से उन चीज़ों को प्रूफ करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी होती है। तो इट इज़ जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर सेंसेस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे साइंस ने बोला कि प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं बाहर, ओके, सब परिक्रमा कर रहे हैं सूरज की।
तो उन प्लैनेट्स को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उन प्लैनेट्स को देखा। उसके बाद बहुत सारे टेलीस्कोप बने, तो उन टेलीस्कोप की मदद से हम आउटर स्पेस को देख पाने में सक्षम हैं। हमने माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनको देखने में सक्षम हैं। तो ये जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है, ये क्या चीज़ है? ये टेक्नोलॉजी है ना। तो साइंस ने तो पहले ही ये चीज़ें बता दी थी कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने इसको प्रूव किया। तो इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस मतलब जो आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें हैं। हम टेलीस्कोप से दूसरे ग्रह को देखते हैं ना, तो आँख से ही तो देख रहे हैं, लेकिन विदाउट टेलीस्कोप हम नहीं देख सकते। तो टेलीस्कोप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ओके, ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। साइंस देखिए किसी चीज़ को कैसे प्रूफ करता है कि वो चीज़ सही है या गलत है। सबसे पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा येस या नो, उसको एनालाइज करके फिर वो थ्योरम देता है। तो वो थ्योरम एक थ्योरी के रूप में होती है, और उसको प्रैक्टिकली क्या कौन प्रूफ करता है? टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गई क्या चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपना मेन ऐसे की तरफ। दोस्तों, जब आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो तो आपको कई सारी मिस्ट्री दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सोचते होंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। पहले वेदों में और बहुत सारी किताबों में इस तरीके का वर्णन दिया गया है, लेकिन साइंटिफिकली वो चीज़ सही नहीं है। साइंटिफिक जो तरीका है निकालने का, जो हमारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने दिए हैं, तो वो चीज़ सही है। अब यहाँ पे आप उस डिबेट में नहीं पड़ जाइएगा रिलीजन वर्सेस साइंस का, अभी ये टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। जो हमें पूछा गया है हम वहीं तक सिर्फ अपना डिस्कशन रखेंगे, साइंस के ऊपर ही, रिलीजन के ऊपर नहीं। चलिए, तो अभी हम इस चीज़ को देखते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है और दूसरी है एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे वो भी बड़े उत्सुक रहते थे इन रहस्यों को जानने के लिए। उसमें सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जो थे वो सिकंदर, जो अलेक्जेंडर था ना, वो ग्रीस से आया हुआ, उसके टीचर थे। तो उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था कि एक मॉडल दिया था जिसका नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल, यानी कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स और सूरज वगैरह जो है इसके चक्कर काट रहे हैं। अब ये सब ने इस चीज़ को सही मान लिया क्योंकि एरिस्टोटल बोल रहे हैं तो सही होगा। तो बट ये आपको पता है कि अर्थ तो सेंटर में है नहीं, बाद में ये चीज़ गलत साबित हुई। और ये जो उनकी फ़िलॉसफी थी जियोसेंट्रिक मॉडल, ये कैथोलिक चर्च का जो बाइबल था उसमें भी ये मॉडल पहले आया करता था। जो रिलीजियस लोग थे इन चीज़ों को मानते थे कि हाँ अर्थ सेंटर में है, तो इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो एरिस्टोटल की ये फिलॉसफी भी वहीं से अलाइन हो जाती थी, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम बाद में ख़त्म हुआ। उसके बाद एक आए थे क्लॉडियस टॉलमी, जिनका जन्म हुआ था 100 AD में और मृत्यु हुई थी 170 AD। ये मैं टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी किताब एल्माजेस्ट में एक जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रूफ करके बताया था, और उन्होंने इस तरीके का कोई डायग्राम बना के बताया था जो एरिस्टोटल ने नहीं बताया था। एरिस्टोटल का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, बट ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये मॉडल जो है काफ़ी साल तक चला, लेकिन लगभग 1400 सालों के बाद एक हुए निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने इस मॉडल को गलत ठहराया। उनका जो मॉडल था उसका नाम था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियो मतलब सन सेंटर में, बाकी प्लैनेट्स इसके आसपास घूम रहे हैं। तो ये इनका जन्म हुआ था 1473 में और मृत्यु हुई थी 1543 में। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि देखिए कितना साल लग गया इस मॉडल को समझने में लोगों को, और काफ़ी लोग जो थे वही मॉडल मान रहे थे। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बिकॉज कैथोलिक चर्च का जो वहाँ पे बाइबल में जो चीज़ लिखी गई थी तो लोग उस चीज़ को सच मान रहे थे और क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है कि उस समय जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी पोप होता था, वही किंग था, वही जज था, वही सब कुछ था। तो वो आपको सज़ा भी दे के मार भी सकता था। तो ऐसा हुआ भी। गैलीलियो के बारे में आपने नाम सुना होगा। गैलीलियो को मृत्युदंड दिया गया था इसके लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो रहे हैं, साइंटिफिक हो रहे हैं और चर्च की थ्योरी को गलत साबित कर रहे हैं। एनीवे, आगे देखते हैं हम। जोहानस कैपलर, ये 1571 में इनका जन्म होता है, 1630 में इनकी मृत्यु होती है। ये बाद में लेके आए लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। इनकी एक किताब आई थी एस्ट्रोनोमिया नोवा, उसमें इन्होंने इस मॉडल को प्रूफ किया था जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है अपने लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन में। कैसे? दोस्तों, जो कॉपरनिकस थे उन्होंने ये बोला था कि सन सेंटर में है, उसके आसपास प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन उस प्लैनेट का पाथ क्या है, पाथ सर्कुलर है या इलिप्टिकल है, ये प्रूफ किया था कैपलर ने। कैपलर ने ये बोला था कि जो प्लैनेट्स सन के आसपास घूम रहे हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। जैसे इलिप्टिकल आप समझिए, जैसे एक तो सर्कुलर होता है कि बिल्कुल एक सर्कल की तरह गोल, और अंडा जो है वो एकदम गोल नहीं होता, इलिप्टिकल शेप में होता है, तो इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, बिकॉज इसने फाउंडेशन लेड किया फर्दर इसाक न्यूटन के लिए। जो उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की तो उसमें जो कैपलर की थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी इनके लिए। ओके,
उसके बाद गैलीलियो आए, गैलीलियो गैलीली। आपको पता है कि इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो जो थ्योरी में पढ़ रहे थे इन्होंने वो टेलीस्कोप से देख भी लिया और बताया भी, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रूफ की। और कैथोलिक चर्च को ये पसंद नहीं आया तो जहर दे के इनको मार दिया गया। उसके बाद इसाक न्यूटन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इनके बारे में तो खैर बताना, मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे इन्होंने अपना टांग नहीं अड़ाया हो, ऐसा बोलते हैं। ये हर जगह पे हैं। चाहे आप स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होगा, वाइट स्पेक्ट्रम, वाइट जो ये लाइट है ये 7 रंगों से बनी है, तो ये भी इसाक न्यूटन ने प्रूफ किया। ग्रेविटेशन की खोज की, जो लॉज ऑफ मोशन है वो उन्होंने दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसाक न्यूटन को क्रेडिट की जाती हैं। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी को फर्दर डिफाइन किया। ग्रेविटी की डेफिनेशन उन्होंने कैसे दी थी कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स को ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन साइज़ में, मास में, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। हालांकि दूसरा ऑब्जेक्ट भी खींचता है, लेकिन वो छोटा है बहुत ज़्यादा, तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा नहीं लगता। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसका फोर्स ज़्यादा लगता है, तो वो अट्रैक्ट करता है दूसरे बॉडी को। ठीक है, तो यही होती है ग्रेविटेशन, यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये उनका थ्योरी था। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लाइट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का डिस्कशन किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, लेकिन बिलीव मी, आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, पूरा समझिए। बिकॉज लिखने को और पढ़ने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे PDF पढ़ा देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज जब तक आपको बेसिक समझ नहीं है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे नॉन साइंस से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको ये समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप रटा मारोगे, तो रटा नहीं मारो, आप समझो यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी साइंटिस्ट देखे थे ये सारे हमारे यूरोपियन थे। तो अपने भारतीय साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, आर्यभट्ट के बारे में। तो ये 5th 6th सेंचुरी में हुए। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। देखिए, जो वहाँ पे यूरोपियन मॉडल था निकोलस कॉपरनिकस का, वो 15th सेंचुरी में आया, और इनका 5th सेंचुरी में आया आर्यभट्ट का। तो लगभग 1000 साल पहले इन्होंने इस मॉडल को प्रूफ कर दिया था। और ये इतने बड़े एस्ट्रोनॉमर्स थे कि इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है काफ़ी सारी डिस्कवरी के लिए। कहा जाता है कि जो पाई की वैल्यू थी इन्होंने कैलकुलेट की, ज़ीरो जो था इन्होंने ही आविष्कार किया ज़ीरो का। और उसके बाद जो सोलर और लूनर इक्लिप्सेस हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, उसको साइंटिफिक तरीके से इन्होंने प्रूफ करके बताया। वैसा नहीं, रिलीजियस तरीके से नहीं, साइंटिफिक तरीके से, कि किस तरीके से जो है वो चांद बीच में आ जाता है या पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो उन्होंने इस तरीके से इन चीज़ों को प्रूफ करके बताया। ओके, तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि सूरज जो है वो सेंटर में है, बाकी प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं। सोलर इक्लिप्सेस के बारे में बताया। उसके बाद जो हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, उनका मूवमेंट वो अपने एक्सिस पे कितने घंटे में रोटेट कर पाती हैं, और सन के चारों तरफ जो उनका रिवोल्यूशन टाइम है, कितने समय में वो एक रिवोल्यूशन कर पाता है, तो ये भी उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। धरती से चांद की दूरी कितनी है, ये भी आर्यभट्ट ने कैलकुलेट करके बताया। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपको याद होगा कि इसरो ने अपना जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट के नाम पे ही लॉन्च किया था। तो हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए ब्रह्मगुप्त, ये 6th 7th सेंचुरी में हुए। इन्होंने एक किताब निकाली थी ब्रह्मपुत्र सिद्धांतक। वहाँ पे भी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट के बारे में और उनकी पोजीशंस के बारे में काफ़ी सारी कैलकुलेशंस की, और फर्दर जो आर्यभट्ट ने किया था उसको, उस थ्योरी को और ज़्यादा रिफाइन किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट की तरफ। मेन बॉडी पार्ट में मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, सबसे पहले आप वहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारी क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है समय के साथ साथ। एक बच्चा जो है किस तरीके से रिलेट कर पाता है जब आसमान की तरफ देखता है, जब हम बड़े होते हैं एज अ लेमैन हम किस तरीके से उस मिस्ट्री को समझते हैं। बिकॉज और हमें तो टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, लेकिन जब वो इंसान पढ़ लिख जाता है, बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है, तो उसका जो नॉलेज है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो समझने की कोशिश करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्ट्री है, जैसे कि डार्क मैटर की मैं बात कर रहा था, इवेंट होराइजन की बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे फिलहाल। तो यही क्यूरियोसिटी जो है वो आगे हमारे रिसर्च को फर्दर एक्सप्लोर करने में मदद करती है। तो इसको इस तरीके से समझिए, सबसे पहले क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी क्या, चीज़ों को जानने की, हमने वो नॉलेज गैदर किया। फिर दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंस। साइंस ने एक थ्योरम दिया, थ्योरम को हमने प्रैक्टिकल तरीके से प्रूफ किया। किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। और टेक्नोलॉजी क्या था, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है उसको हम कह सकते हैं ना, इट इज़ द विंडोज़ टू द यूनिवर्स। हम उस खिड़की से झांक सकते हैं यूनिवर्स में और देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते।
तो इट इज़ जस्ट लाइक एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस लाइक आइज, ईयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्स की तरफ हमको देख के सिर्फ प्लैनेट्स को देखना है, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री है जो हमें समझना है। अभी इसको समझने से पहले दोस्त आप थोड़ा वेव के बारे में समझिए। वेव क्या चीज़ होती है? वेव एक एनर्जी होती है। एनर्जी क्या कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ अ साउंड वेव, तो साउंड वेव क्या है? एक एनर्जी है। तो सामने वाला दूसरा बंदा मुझे सुन पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोपगेट होके एक जगह से दूसरी जगह गई है। और ये प्रोपगेट कैसे हुई है? बीच में कुछ मीडियम है, उस मीडियम के थ्रू प्रोपगेट हुई है। तो इस मीडियम की वजह से ही साउंड जो है दूसरा आदमी सुन पाता है। अगर मैं ये मीडियम हटा दूं तो क्या वो सामने वाला इंसान सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, बिकॉज साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, इस तरीके का स्पेस नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। तो साउंड क्या वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है? साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन सुन नहीं सकता कोई, वो प्रोपेगेट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर आप वॉकी टॉकी और ये लेके जाएंगे अपना सेलुलर फ़ोन वगैरह, तो सामने वाला बंदा आपको सुन सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स अवेलेबल हैं। रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होते हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, जैसे एक्स रे, गामा रे। तो ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पे कि यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे तो हम बात नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो वॉकी टॉकी है वो काम करता है, बिकॉज देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इसरो ने जनवरी में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्सपोसेट। वो मिशन भेजा गया एक्सरे को मेजर करने के लिए, एक्सरे के अलग अलग स्पेक्ट्रम जो है उसको मेजर करने के लिए। अभी ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा दूसरे वीडियो में, अभी हम यहाँ तक स्पेसिफिक रखते हैं। ठीक है, तो रेडियो सिग्नल्स को समझना, जानना, ये भी एक तरीके से हमारी क्यूरियोसिटी है। उसको क्यों समझेंगे? मैंने आपको बताया ना कि जो एनर्जी है वो एक जगह से प्रोड्यूस होती है, उसका एक सोर्स होता है। तो जब वो एनर्जी को आप कैप्चर करोगे, जैसे रेडियो वेव को अगर आप कैप्चर करोगे, तो आपको सोर्स के बारे में पता चलेगा। तो जब आप सोर्स के बारे में आपको पता चलेगा तो उसके फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, वो किस तरीके से बना है, तो उसके बारे में और डिटेल से आपको पता चलेगा। इसलिए साइंटिस्ट जो है इस जो वहाँ पे वेव्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो सिर्फ प्लैनेट्स को देखना, उसके रिवोल्यूशन, रोटेशन तक सीमित नहीं है। उसके जो सिग्नल्स हैं, वेव्स हैं, उसको समझने के लिए भी हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक, और एक सवाल जो सबके दिमाग में हमेशा आता रहा कि धरती जो है वो किस तरीके से बनी, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ। अलग अलग थ्योरी दी गई और उसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग क्या था? एक छोटा सा पार्टिकल, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल जिसको आप आंख से भी नहीं देख सकते। वो पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। वॉल्यूम क्या था? जीरो, कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। आप इमेजिन करिए कि बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल जो है एकदम कंडेंस हो जाए, और कंडेंस होकर वो इतना छोटा सा रूप ले ले कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। वॉल्यूम उसका एकदम जीरो हो जाए और डेंसिटी क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो वही जो छोटा सा पार्टिकल था वो फटा, और उस अगला जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यानी कि मिली सेकेंड में ही उसका साइज बहुत ज़्यादा करोड़ों किलोमीटर का हो गया। अब देखिए, एक छोटा सा पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते और एक सेकेंड के अंदर में वो ब्रह्मांड बन गया। तो इसको हम कहते हैं बिग बैंग, और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। तो सिंगुलैरिटी से ये जो पूरा प्रोसेस था ब्रह्मांड बनने का, जब ब्रह्मांड बना, जब वो फटा तो तारे बने, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके प्लैनेट्स बने। तो ये सब खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा रिसर्च किए और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। अब इसको जानने के लिए वो अंतरिक्ष में तो जाएंगे नहीं बार बार, तो ये जो पूरा कंडीशन वहाँ पे हुआ उसको यहाँ पे करने के लिए, धरती पे करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और डिवाइस बनाया, उसका नाम है पार्टिकल डिटेक्टर। पार्टिकल डिटेक्टर मतलब उसमें इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं जो अंतरिक्ष में होते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से धरती पे उस डिवाइस के अंदर उस तरीके के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। बट आज तो 100 से ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास हैं, लेकिन उस समय तो एलिमेंट्स का आविष्कार तो हुआ नहीं था। उस समय एलिमेंट्स हालांकि थे भी नहीं। जब बिग बैंग हुआ उसके बाद सबसे पहले हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, फिर कार्बन आया। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स बने थे, तो ये हाइड्रोकार्बन्स अंतरिक्ष में बने थे। तो अगर हम इस हाइड्रोकार्बन को अपने पार्टिकल डिटेक्टर में नेचुरली तरीके से बना पाते हैं तो हमको और ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था आफ्टर बिग बैंग, हाउ लाइफ इवॉल्व।
तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो क्यूरियोसिटी सिर्फ प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन रोटेशन तक सीमित नहीं है या फिर रेडियो वेव्स को समझने तक सीमित नहीं है। हम एवोल्यूशन के बारे में समझना चाहते हैं, हम वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं जो स्पेस में हुआ और हम उसको प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पे करा के पार्टिकल डिटेक्टर में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल डिटेक्टर बनाए गए हैं अर्थ पे, एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी दोस्तों मैं और आगे बढ़ूँ, अब थोड़े से कुछ की कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला आ जाता है ब्लैक होल, जिसकी चर्चा मैं अभी बार बार कर रहा था। ब्लैक होल है क्या चीज़? दोस्तों अंतरिक्ष में कुछ ऐसा, हिंदी में बोले तो कुछ छेद है जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो है। वो क्या करता है कि पार्टिकल वगैरह जो है अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। कोई चीज़ किसी को कब खींचेगी? जब उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होगा, बल होगा, ग्रेविटेशन होगा, तभी तो किसी को अट्रैक्ट कर पाएगी। तो वहाँ पे मतलब वो इतना बड़ा है कि लाइट भी वहाँ से स्केप नहीं कर पाती, लाइट को भी वो खींच लेता है। आपको पता है ना कि लाइट के नेचर जो है वो सिर्फ वेव नहीं है। अगर वो सिर्फ वेव होता तो वो ग्रेविटेशन उसको खींच नहीं पाता, क्योंकि वेव क्या है कि एनर्जी है। एनर्जी को ग्रेविटेशन कैसे खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, तो ये आइंस्टाइन ने प्रूफ करके बताया था और इसके ऊपर तो खैर अभी भी रिसर्च चल ही रहा है। लेकिन ये जो थ्योरी है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, वो सही थ्योरी है, क्योंकि ब्लैक होल से हमको ये पता लगता है कि लाइट जो है वो उसको स्केप नहीं कर पाता, बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल नेचर और ग्रेविटेशन जो है उसको भी खींच लेता है। चलिए ये ब्लैक होल समझ में आ गया। अब इवेंट होराइजन क्या चीज़ है? दोस्तों जिस पॉइंट पे ब्लैक होल चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है और खींच लेता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इवेंट होराइजन। मतलब वहाँ से अगर ब्लैक होल ने उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ, तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, ठीक है। तो वो जो बाउंड्री लाइन है उसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। सिंगुलैरिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जब भी बहुत ज़्यादा जो हमारे पास मास होता है वो एकदम कंडेंस हो जाए और उसका जो वॉल्यूम हो जाए ज़ीरो हो जाए, जो हमें दिखाई ना दे, लेकिन उसके अंदर डेंसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी को हमने समझने की कोशिश की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि बहुत छोटा सा पार्टिकल फटके क्या होता है? कॉस्मिक इन्फ्लेशन होता है और ब्रह्मांड बन जाता है। सिंगुलैरिटी आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब तारे मर जाते हैं तब क्या होता है? उसकी लाइट यहाँ वहाँ नहीं चली जाती, अंतरिक्ष में फैल नहीं जाती। वो जो लाइट होती है वो तारे का जो ग्रेविटेशन होता है वो उसको खींच लेता है अपने पास, तो वो लाइट जो होता है वहीं पे कोलैप्स हो जाता है उसी की ग्रेविटी में, और बहुत ही छोटे साइज में वो फिर कंडेंस हो जाएगा। तो ये सिंगुलैरिटी का एक और एग्जांपल है। ओके, आपको ये की कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आई होप ब्लैक होल, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को। दोस्तों ये क्या चीज़ है? एक पार्टिकल डिटेक्टर है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस में जिस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं उसको अर्थ में हम एक डिवाइस बनाते हैं और वही जो फिनोमेना वहाँ पे हो रहा है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वही है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से टकराया जाता है सुपर स्पीड में, और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होती है जैसे स्पेस में होती है, तो उसको समझने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें तो उसका सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एटम, है ना। हम यही बोलते हैं ना एटम, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। लेकिन कोलिजन के बाद ये भी पता चला कि उससे भी छोटी इकाई होती है जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, गॉड पार्टिकल। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी आपके एटम्स हैं उसको मास देने, उसको का काम कौन करता है? हिग्स बोसॉन, ठीक है। तो कोलिजन के पास हमें एक चीज़ और मिली, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन। उसकी डिस्कवरी जो है वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से ही हुआ। उसके बाद हम फिर सब एटॉमिक लेवल पे जाएं तो क्वार्क की जो डिस्कवरी है वो भी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से ही की गई थी। तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें फर्दर एटॉमिक से सब एटॉमिक लेवल पे जाके चीज़ों को समझने के लिए। यानी कि कोलिजन से जो नए पार्टिकल बनते हैं, तो मतलब कि जो फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर और एनर्जी है उसको बेहतर तरीके से समझने में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे ब्लैक होल्स के बारे में हमें पता चलेगा, इवेंट होराइजन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो वहाँ पे होती रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिमुलेट करके उसको देख पाते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी बेटर। अभी हम टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ विंडो टू द यूनिवर्स, जिससे हम अंतरिक्ष को देखते हैं, समझते हैं वहाँ की मिस्ट्री को। टेलीस्कोप तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन सभी नहीं करने हमने, हम इंपॉर्टेंट वन देख लेते हैं। एक उसमें आता है हबल टेलीस्कोप और दूसरा आ जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप 1995 में नासा के द्वारा भेजा गया था और उसने एक पिक्चर क्लिक की थी जिसका नाम था पिलर्स ऑफ क्रिएशन। यह आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो पिलर्स ऑफ क्रिएशन है ये एक्चुअली में स्टार्स हैं, डस्ट है। ये हालांकि आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि स्टार तो खैर आपको पता है कि अर्थ और सूरज से भी बड़े होते हैं वो। तो ये देखिए ये जो स्टार्स का जो कॉन्स्टेलेशन है कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस कॉन्स्टेलेशन का नाम क्या है? सर्पेंस। हबल जो स्पेस टेलीस्कोप था उसने फ़ोटो खींची थी। उसके बाद जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बाद में भेजा गया उसने इस इमेज को थोड़ा और रिफाइन किया, क्योंकि ये इंफ्रारेड जो रेडिएशन स्पेस में था
ये उसको भी कैप्चर करता। तो ये जो इमेज हमको जो बाद में मिली जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, ये थोड़ा उससे बेटर इमेज हमको मिली। अभी हम बात कर लेते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में। दोस्तों ये पहला ऐसा टेलीस्कोप था जिसने ब्लैक होल का पिक्चर खींचा था। आपको मालूम है ब्लैक होल जो दिखाई नहीं देता है लेकिन अंतरिक्ष में है, तो आप ये भी बोलेंगे कि भाई दिखाई नहीं देता तो पिक्चर कैसे खींचा। बट हम इवेंट होराइजन के बारे में जानते हैं, एक ऐसी बाउंड्री जहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती। तो इसने उस चीज़ को एनालाइज किया और वहाँ से पिक्चर खींच के भेजा कि देखो ब्लैक होल इस तरीके का हो सकता है। तो इट बिकेम माइलस्टोन फॉर डिस्कवरिंग ब्लैक होल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री था, अभी भी है, तो इस पर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैसिनो ह्यूजन मिशन के बारे में। दोस्तों ये भी नासा के द्वारा भेजा गया था। 1997 से लेके 2017 तक ये मिशन डिप्लॉय था। और इस पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो ह्यूजन स्पेसक्राफ्ट था वो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो आउटर एटमॉस्फेयर पे लैंड किया था। ये लैंड किया था टाइटन पे। टाइटन क्या है? सैटर्न का एक मून है। जैसे कि हमारा सैटेलाइट क्या है? मून है ना, तो उसी का सैटेलाइट जो उसका मून है उसका नाम है टाइटन, सैटर्न का। ठीक है, तो इस सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजा था। 13 साल तक जो कैसिनो ह्यूजन मिशन था वो सैटर्न को स्टडी कर रहा था। उसने क्या क्या स्टडी किया? कैसिनो जब टाइटन पे पहुंचा तो वहाँ पे देखा उसने कि हाइड्रोकार्बन्स के लेक्स वहाँ पे बने हुए हैं। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था कि ये प्री बायोटिक केमिस्ट्री में आते हैं, यानी कि वैसे ही केमिस्ट्री का ये पार्ट है जब जो बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। जैसे कि अभी हम जानते हैं ना 100 से ऊपर एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस समय क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन यही बने थे और हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहले बने थे। तो वहाँ पे उनको मीथेन और ईथेन मिला, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो अभी वैसी है जैसे एक समय अर्थ में हुआ करती थी। तो बाद में जो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने लाइफ को जन्म दिया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, तो अगर हम वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते रहें तो हो सकता है कि सिमिलर जो प्रोसेस है जो यहाँ पे हुआ वहाँ पे भी हो रहा हो। अगर हम उसको समझ पाएंगे तो बेहतर तरीके से हम इवोल्यूशन को समझ पाएंगे। ओके, उसके बाद उसको वहाँ पे वाटर प्लूम्स मिले। अब आपको पता है कि साइंटिस्ट को जब भी पानी दिख जाता है तो उनको एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है कि हाँ यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो खैर एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स की मैपिंग के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन हाल फिलहाल में हमें दिखते हैं। एक है द स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे, जिसको हम SDSS के नाम से भी जानते हैं। ये जो यूनिवर्स है उसकी 3D मैपिंग कर रहा है, मतलब तीनों डायमेंशन से उसको समझने की कोशिश कर रहा है। इससे हमें इवोल्यूशन को समझने में मदद मिलेगी, डार्क मैटर जो स्पेस में है उसको समझने में मदद मिलेगी। दूसरा है द विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब, जिसको हम WMAP भी कहते हैं। ये एक स्पेसक्राफ्ट है। इसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसको हम CMB कहते हैं, उसको मेजर किया था। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने इस प्रोसेस को मेजर किया था। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये बिग बैंग के बाद जो कॉस्मिक माइक्रोवेव जो फ्लेयर, एक तरीके से आप कह लीजिए जो चमक है जो हुआ था, वो अभी भी अवेलेबल है स्पेस में, तो उसको मेजर करने का काम विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब ने किया था। ओके, अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना समझ लीजिए, काफ़ी है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? इससे हमें जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है, आपको बताया ना मैंने कि जब बिग बैंग हुआ था तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ और अभी भी हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड करता ही जा रहा है। तो अगर हम फ्लेयर को समझेंगे तो हो सकता है कि हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में और ज़्यादा मदद मिले, उसकी कॉम्पोजिशन को समझने में कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। नाउ एक और मिशन है द वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो 1977 में नासा के द्वारा भेजा गया टू स्टडी आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स आपको बताया ना कि जो जुपिटर से शुरू होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, तो उसको स्टडी करने के लिए ये भेजा गया था। तो दिस इज़ द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एंटर इंटरस्टेलर स्पेस, जो आउटर स्पेस में गया था। ओके, उसके बाद हम समझते हैं पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में भेजा गया। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सबसे क्लोज सन के पास पहुंचा है। सन के पास क्यों पहुंचा है? और उसके आपको पता है ना कि सन से जो रेडिएशन निकलती है, जो सोलर फ्लेयर निकलते हैं, जो स्पेस का एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से बदलता है। उसके बाद जो सन से मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है, सन का कोरोना हॉट क्यों है उसके सरफेस से। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी के लिए पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया है। ओके, तो स्पेस वेदर, उसका अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट्स पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें वो मेजर कर रहा है। अब ये सब चीज़ें तो हमने नासा और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा भेजे गए मिशन जो थे उनको देखा था, लेकिन अभी हम इंडियन का कंट्रीब्यूशन वो भी देख लेंगे। आप वहाँ पे चंद्रयान मिशन के बारे में लिख दीजिएगा, चंद्रयान 1, 2 और 3। चंद्रयान 1 ने क्या किया था? सबसे पहला वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी चांद पे। दूसरे ने क्या किया था कि वो एम उसका था कि वो साउथ पोल पे जाए, बहुत बड़ा एम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। बट उसका ऑर्बिटर अभी भी चक्कर काट रहा है, वो वहाँ से और भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अभी भी यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेशन पे भेज रहा है।
चंद्रयान 3 आपको पता ही है, उसके बारे में भी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप मंगलयान मिशन के बारे में लिख दीजिएगा, 2014 में जो लॉन्च किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है वो 4th कंट्री बना था ये ऐसा करने वाला, 4था कंट्री था पूरे विश्व में। उसके बाद एस्ट्रोसैट के बारे में लिख दीजिएगा। एस्ट्रोसैट क्या चीज़ है? ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो स्टडीज़ है उसके लिए टोटल बनाया गया है। एक हमारे पास टेलीस्कोप है जिसका नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये कहाँ पे है? पुणे में है। ओके, तो इससे हम क्या देखते हैं? जो गैलेक्सीज हैं, पल्सर्स हैं, स्पेस में जो फिनोमेना हो रहा है उसको समझने में ये हेल्प करता है। गगनयान के बारे में आप लिख दीजिएगा। ये हालांकि अभी न्यूज़ में था क्योंकि मोदी जी उन 4 एस्ट्रोनॉट से मिले थे जिनको गगनयान मिशन में भेजा जाना है। तो आप सबसे पहले, गगनयान क्या है कि ये हमारा फर्स्ट ऐसा मिशन है जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो मिशन है ये अटेम्प्ट किया जाएगा। पर इसके बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो 4 जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम याद रखिएगा क्योंकि BPSC जो है प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो इसमें एक कैप्टन है जिनका नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, 2 ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, और एक विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। ओके, इन 4 का नाम आप याद रखिएगा गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपको आदित्य L1। ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। अब सन में क्या स्टडी करते हैं? स्पेस वेदर, वहाँ का कोरोना इतना हॉट क्यों है, सोलर जो स्टॉर्म्स है उसके बारे में, तो उसका अर्थ पे क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए हम आदित्य L1 को हम भेजेंगे। ठीक है, खैर मुझे लगता है कि अभी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे दिया है इस ऐसे को लिखने के लिए। और आप में से जितने लोग हैं अभी मुझे ये कमेंट करके मत बोलिएगा कि सर हिंदी में या इंग्लिश में, मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, आप समझ गए हैं। और जितना ज़्यादा हो सकेगा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, बिकॉज यही आपको मार्क्स दिलाएंगे। और कंफर्ट रहिए, चीज़ों को अगर आपने समझा है तो बहुत आसानी से आपका पेपर निकलेगा। चीज़ों को नहीं समझा है, अगर रट्टा मारा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज यू विल टेक अनड्यू प्रेशर ऑन योर ब्रेन। तो इसलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ऐसे आएंगे, जो डिफ़िकल्ट ऐसे मुझे लगेगा उसको मैं समझाऊं ताकि मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। जैसे मैं पहले ऐसे क्या करता था, मैं PPT और स्लाइड्स बना के और इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन दे देता था और उसको समझाता था। बट अभी मुझे लगा कि इससे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसे राइटिंग करेंगे तो कोटेशन हम ज़रूर लिखेंगे वहाँ पर। एक कोटेशन यहाँ पर है राल्फ वॉल्डो एमर्सन का, जो अमेरिकन फिलोसोफर हैं। उनका कहना है द होल यूनिवर्स इज़ इन अस। अब इसका मतलब क्या है दोस्त कि यूनिवर्स जो है वो तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है और हमेशा फैलता ही जा रहा है। तो उसको जानना तो एक तरीके से असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इच्छा रहती है, वो पोटेंशियल है हमारे अंदर कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने उसको समझ लिया है। ठीक है, तो हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो भी यूनिवर्स से कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये दिखाता है आपके पोटेंशियल को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है यहाँ पे। दूसरा है द साइंस ऑफ टुडे इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। ये एडवर्ड टेलर का मानना है। तो यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि साइंस जो साइकिल है हमारा, क्यूरियोसिटी, फिर साइंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी। तो ये वही साइकिल है कि जो आज की साइंस है वो कल की टेक्नोलॉजी है। बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दीज थ्योरीज एंड सेंसेस। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।